नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम रचना धर्मिता कार्यक्रम लेकर आए हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे परम मित्र श्री अशोक लव। बहुत पुरानी यादें हमारे साथ जुड़ी हैं। किस तरह से हम मिला करते थे, साहित्यिक बातें होती थी और आपस में विचार विमर्श होता था, अलग अलग गोष्ठियों में भी मिलते थे। साथ में कई बार आकाशवाणी में भी उनका आना होता था, आकाशवाणी में भी उनसे बातें होती थी। बीच में जब हम आकाशवाणी से वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद थोड़ा बहुत संपर्क टूटा, बहुत सारे मित्रों से संपर्क टूटा। अशोक लव जी से वे भी फिर विदेश चले गए और बाद में उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बाद में जब वे भारत लौटे उसके बाद उनसे पुनः संपर्क स्थापित हुआ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम आज रचना धर्मिता कार्यक्रम में यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक लव का। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी। कैसे हैं आप? बहुत वर्षों बाद हम एक दूसरे से आज फिर मिल रहे हैं। लेकिन मैं इस बीच में बता दूं, हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। सदानंद मिश्र जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए, प्रेमवदा पांडे जी जुड़ गई, रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़ गए, विजय संदेश जी जुड़ गए और अशोक मिश्री जी। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अशोक जी, कहाँ थे आप इतने सालों? आप अक्सर आकाशवाणी आया करते थे, हमारे साहित्यिक कार्यक्रमों में आप भाग लेते थे। कहाँ कहाँ गए थे? पहले ये बताइए, क्या विशेष गतिविधियां रही हैं आपकी इन दिनों? कहाँ थे आप? ऐसा है कि जब तक आप आकाशवाणी में रहे तब तक देखिए इतने कार्यक्रम किए हमने आकाशवाणी पे, फिर दूरदर्शन। एक कार्यक्रम आपने, गंगेश कुंजन आ गए थे वहाँ। एक कार्यक्रम था आगे पर एक कार्यक्रम था करीब 1 घंटे का दूरदर्शन पर। तो ये सारे जो आपने उस समय सक्रियता आपकी थी, एक अलग तरह का साहित्यिक वातावरण बना, जो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। आपको शायद नहीं लगता हो, पर हमें लगता है। हमें लगता था कि कोई चलिए एक पुस्तकें उठाई, थैला उठाया और आकाशवाणी पहुंच गए, और वहाँ हमारा जो स्वागत करने के लिए उपेंद्र जी बैठे। मैंने आपको रैना जी ज़्यादा कहता था उस समय। तो आप देखिए कि इतने कार्यक्रम किए, ये जो उस समय पता नहीं चलता है। हम लोग भी बड़े युवा थे, ये 85-90 के आसपास की बातें हैं, उसके बाद की बातें हैं। और एक बहुत बड़ा योगदान साहित्य को जो आपके माध्यम से मिला है, वो जब इतिहास लिखा जाता है तो ये उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक छोटी सी घटना है, उन दिनों लघु कथा का प्रचलन आरंभ हुआ था। जी 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 जी। और जो पत्रिकाएं वो लघु कथाएं प्रकाशित करके राजी नहीं थी, और आकाशवाणी से भी लघु कथाएं का कोई प्रसारण नहीं हो रहा था। मैंने आपको बोला कि एक लघु कथाओं पर भी गोष्ठी होनी चाहिए। तो आपने कहा लघु कथा भी है क्या, क्योंकि वो कोई कार्यक्रम होते ही नहीं थे। और ज्ञान रंजन की पहल पत्रिका बाहर लिखा रहता था, लघु कथाएं मत भेजिए। और इंद्रप्रस्थ भारती में विश्व जी थे, लघु कथाएं प्रकाशित नहीं होंगी। तो इस वातावरण में मुझे अभी तक स्मरण है, आपने कहा चलो अगला कार्यक्रम आपका लघु कथा पर होगा। तो मृत्यु की आहट मेरी लघु कथा थी, जो आकाशवाणी दिल्ली से पहली बार कोई भी लघु कथा प्रसारित हुई। वो आपको श्रेय जाता है, आपने ही वो प्रसारित करवाई, मृत्यु की आहट। तो वो मैंने इसका उल्लेख किया है। अभी लघु कथाओं पर एक लेख मेरा प्रकाशित हुआ है लघु कथा कलश में, उसमें आपका बिल्कुल नाम है, योगदान है। तो यहाँ से आप तो उस समय एक पदाधिकारी थे, और बहुत लोग कहाँ कहाँ से जुड़ने के लिए आते थे, पर जो आत्मीयता हमें मिली आपसे, आज तक उसको मैं स्मरण करता हूँ। और आपका बड़प्पन ये था कि जब कोई इस तरह के कार्यक्रमों के पदाधिकारी हो जाते हैं, उनका व्यवहार बहुत प्रशासनिक जैसे व्यवहार होता है ना,
मूलतः आपके पिताजी साहित्यकार थे, उनके संस्कार आप में आए, आपके संस्कारों, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आकाशवाणी का कोई पदाधिकारी हूँ, आपने अपने आप को साहित्यकार समझा। वहाँ से देखिए आपने कितने लोगों को जोड़ा, और जो आत्मीयता हुई, उसी आत्मीयता का परिणाम था कि आपने 1990 में मेरी पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी के हाथों से हुआ था उपराष्ट्रपति भवन में, और मैंने आपसे एक अनुरोध किया था कि उसका संचालन आप ही करेंगे, और आप तुरंत मान गए। तो ये छोटी बातें उस समय लगता बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े पदाधिकारी हैं, वो एक कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो ये मेरे लिए मेरे जीवन की उपलब्धि है, और मैं इसीलिए आपको, मैं, मेरा परिवार वो कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो अभी भी वो कहते हैं, अच्छा वो रैना जी जो संचालन किया था उपराष्ट्रपति भवन में। तो मेरी लव जी उन दिनों दाढ़ी हुआ करती थी। बाद में जब शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बन गए तो हम उनके रिकॉर्डिंग करने के लिए राष्ट्रपति भवन जाते थे, तो वो दूर से पहचान के मुझे कहते थे, अरे वो कश्मीरी दाढ़ी वाला वो बाबू, अच्छा अच्छा, तो आप ही थे ना उस दिन जो संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का। उनको बहुत याद रहा था, बहुत ही याद रहा था। मैं अभी इसी में बता रहा हूँ, इसी संदर्भ में जब शंकरदयाल शर्मा जी राष्ट्रपति हो गए तो राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में मैं गया। आप देखिए उनकी याददाश्त, आपने अपना बताया ना अभी, अब मैंने उनको इतना बोला कि मैं उपराष्ट्रपति भवन में आपने मेरी पुस्तक का लोकार्पण किया था। उन्होंने एक बार ऐसे देखा मेरी और तुरंत कहने लगे, अच्छा वो साक्षात्कार वाली। नी पुस्तकों का उन्होंने लोकार्पण किया होगा, और उस पुस्तक का जब मैंने उपराष्ट्रपति भवन के रिसेप्शन में पुस्तक दी थी, चौथे दिन उत्तर आ गया कि आपकी स्वीकृति है और कार्यक्रम यहीं पर होगा। और जब उन्होंने भाषण दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि पहले इस लड़के को बुलाओ। 1990 की बात है। तो ये लोग तो फिल्मी हीरो हीरोइन के इंटरव्यू लेता है, इसने साहित्यकारों के साक्षात्कार कर लिए, तो ये क्यों किए, पहले मैं इससे पूछूंगा, बुलाते हैं इसको। देखिए शंकरदयाल शर्मा जी का उस समय मेरे साथ वो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, उनके साथ मैं गया था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छे लेखक हैं। आप देखिए कि ये होती है महानता, और महान व्यक्तियों का जो कार्य है ऐसे याद रहती है एकदम। और वो जो एक युग था, जो उपेंद्र नाथ रैना का युग था, जैसे शंकरदयाल शर्मा जी का जो युग था, पता नहीं कितने कार्यक्रमों में हम उपराष्ट्रपति भवन में गए, कितनी पुस्तकों का अर्पण हुआ। तो अब पहले तो उपराष्ट्रपति भवन में कौन जाता था, उन्होंने दरवाजे खोले और बड़े बड़े साहित्यकारों के कार्यक्रम वहाँ लोकार्पण के हुए, सम्मान के हुए, जाने का सौभाग्य मिला। आपकी स्थिति भिन्न थी क्योंकि आप तो आकाशवाणी से जुड़े, आपने तो कवरेज भी करनी होती थी। तो ये कार्यक्रम मेरे लिए अविस्मरणीय था। मैं अभी जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत पुरानी यादें आपने आज ताजा की। क्या बात है, क्या बात है। इस पुस्तक पर बहुत अच्छी चर्चा हुई थी अशोक जी। वहां पर बहुत बहुत बड़े हिंदी के विद्वान व्यक्ति उपस्थित थे। विजेंद्र स्नातक जी थे, गंगा प्रसाद विमल जी थे, उसमें रणवीर आंगरा जी थे, उसमें विनोद कुमार मिश्र जी जो हिंदुस्तान के संपादक थे। तो बहुत सारे मित्र, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति उसमें थे जिन्होंने वहां पर आपके उस कार्यक्रम में अपना भाषण दिया था। और विशेषकर जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए वहां पर, अपने वो 2 शब्द आपके लिए कहे, वो एक ऐतिहासिक भाषण था। उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं अपने मित्रों को ये कहना चाहूंगा, जिस महानुभूति के साथ, जिस हम साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार के साथ आज बातचीत कर रहे हैं, उनका मैं संक्षिप्त सा ये परिचय देना चाहूंगा कि साहित्य की, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी विधा है जिसमें उन्होंने नहीं लिखा है। हर एक विधा में आपका योगदान रहा है। और 1979 में जो यही प्रतिनिधि साहित्यकारों की जो 1990 में फिर इसका लोकार्पण हुआ है, इसमें बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का आपने साक्षात्कार लिया है। 1995 में आपका उपन्यास आया शिखरों से आगे, और कहानी संग्रह 1996 में आया पत्थरों से बंधे पंख।
और इसके अतिरिक्त बहुत सारी आपके लगभग अशोक जी 150 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं अभी तक। एक मैं इसको बहुत ही हल्के में नहीं ले रहा हूँ, आपकी बहुत सारी विधाओं में आपने लिखा है, बहुत बड़ा योगदान है आपका। और साथ में आपने एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जो आपने समाज में और विशेषकर साहित्य समाज में जो आपने अपना योगदान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हम भुला नहीं सकते हैं। और आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, आपको सम्मानित किया गया है। तो आपको मैं आपके दीर्घायु के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। मुझे पता चला अभी पिछले दिनों आप थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, मुझे बहुत चिंता लग गई थी जब आपसे सुना, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ये बताएं अशोक जी, उन दिनों तो मिले लेकिन वास्तव में कहाँ से हैं आप और कैसे आपका ये साहित्य के प्रति कैसे रुचि पैदा हुई आपकी? मूलतः जो मेरा परिवार है पंजाब से है और जो मेरी आरंभिक शिक्षा हुई पहले पंजाब था कैथल, अब हरियाणा में चला गया है, करनाल और कैथल 2 स्थानों पर। फिर कुछ वर्षों के लिए बिहार में पिताजी चले गए बिजनेस के लिए, तो कुछ 4-5 वर्ष वहाँ मेरी हिंदी जो बनी है वो उसका श्रेय भागलपुर और मुंगेर की जो हिंदी है वहाँ से बना प्रभाव हुआ। और साहित्य की रुचि भी वहीं से जागृत हुई क्योंकि वो एक ऐसी ज़मीन है जिसमें साहित्य और संस्कृति कण कण में है। और उन दिनों रामधारी सिंह दिनकर मुंगेर के निकट के थे। एक छोटी सी घटना में जहाँ से थोड़ी आरंभ हुआ, हमारे सहपाठी थे मेरे विजय, एक उनके पिताजी मुंगेर नगर के एसएसपी थे, दिनकर जी उनके मित्र थे। एक बार दिनकर जी उनके घर पर आए तो इसने कहा कि उस समय मेरा एक आर्टिकल लेख छप चुका था, मैं 10वीं या 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो उसने कहा तो मिल लो तो बड़े खुश हो जाएंगे वो भी। स्कूल में मुझे कवि लेखक बोलना शुरू कर दिया था सब टीचर्स ने। तो उनसे मिलने वहाँ मुंगेर उनके घर गए, एसएसपी जो थे, तो उनको देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इतना महान व्यक्तित्व था। तो पहले तो जहाँ बैठे थे उस कमरे में जाने का साहस ही नहीं हुआ, फिर साहस जुटाया तो एक वाक्य मेरे दिमाग में आया, ये मैं सब युवाओं को भी कह रहा हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर भी मेरी तरह कभी ना कभी स्कूल में पढ़ते होंगे और उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया होगा। तो क्या मैं रामधारी सिंह दिनकर की तरह बन सकता हूँ? ये मेरे दिमाग में, तब बच्चे होते हैं ना, किशोरावस्था है, तो दिमाग में था कि हो सकता है ऐसा। तो आप देखिए कि ये होता है प्रभाव। एक ऐसी पीढ़ी थी उस समय की जो साहित्यकारों की, जिनका आशीर्वाद मिलना बहुत कठिन होता है। बाद में फिर दिल्ली में आकर मिले थे एक बार कार्यक्रम में, तो फिर मैंने उनको स्मरण दिलाया। तो उसके बाद लेखन का क्रम चलता रहा। 1963-64 में रचना प्रकाशित हुई। फिर दिल्ली में आ गया, 1965 से दिल्ली में ही हूँ, यहीं शिक्षा, उच्च शिक्षा यहीं हुई, बीए किया, एमए किया। पत्रकारिता में मैं कुछ वर्ष काम किया, तो एमए हिंदी किया मैंने तब। फिर मन किया कि टीचर बना जाए। टीचिंग का प्रोफेशन मुझे ना मेरी आत्मा में बसा हुआ था। बीएड कर ली और 30 वर्षों तक मैंने दिल्ली के सुब्रतो पार्क में एयरफोर्स स्कूल है, वहाँ पढ़ाया मैंने, वहीं से रिटायर हुए। अब उसके बीच में लेखन का जो कार्य चला, गोष्ठियों का किया। स्कूल कैंपस में मैंने कोई साहित्यकार ऐसा नहीं था जिनको वहाँ पर बुला नहीं लिया। अवध नारायण मुद्गल, चित्रा मुद्गल दोनों आए, शिवचंद सुमन जी, स्नातक जी। फिर आप सबसे बड़ी बात यह कि गोष्ठियाँ इतनी आयोजित की, आपको याद होगा नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू दोनों में एक क्लब है, और एमपी मेरे इतने बहुत परिचित थे, हम बहुत सस्ता मिल जाता था, नीचे कैंटीन थी, इतनी हमने गोष्ठियाँ की वहाँ पर। तो एक पूरा का पूरा प्रभाव जो है ना, अच्छे अच्छे साहित्यकार आते रहे। डॉक्टर प्रभाकर वाजपेयी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुए। फिर इसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा के साथ मैं जुड़ गया, उनका शुक्रवारी नागरिक मंच था और मैं सबसे युवा था, मैं ही संचालन करता था कार्यक्रम का।
माचवे जी, विजेंद्र स्नातक जी, सुधाकर पांडे उनके प्रधानमंत्री थे नागरिक पिछड़नी सभा के, दशरथ ओझा जी थे, श्याम सुंदर शशि जी थे। तो ये इन सब वरिष्ठ लोगों के साथ बैठने का जो अवसर मिला, उससे लेखन को गति मिली मेरे लेखन को। और एक जो युवा हैं उनको मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा। जब आप युवा लेखक होते हैं, आपकी 1-2 पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो आप सोचते हैं बस आपसे बड़ा तो कोई साहित्यकार है नहीं। इस बीच में जिस पुस्तक का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, 1987-88 के बीच में विजेंद्र स्नातक जी से भेंट हुई। तो विनोद कुमार मिश्र जी को मैंने कहा कि एक पीढ़ी ऐसी है जो अब कुछ वर्षों के बाद चली जाएगी, तो मैं उनसे साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा किसी एक का नाम लो। मैंने कहा जी स्नातक जी से मेरा थोड़ी बातचीत थी, पहले कार्यक्रम में मिले थे, तो उनसे शुरुआत करूँगा। अब स्नातक जी के पास मैं गया हुआ महाराणा प्रताप बाग में। उसके बाद देखिए, जो दैनिक हिंदुस्तान में मेरा साप्ताहिक एक कॉलम था यादों के झरोखे से, इसमें स्नातक जी का सबसे पहला साक्षात्कार था। यशपाल जैन, विजेंद्र स्नातक, आचार्य क्षीमचंद सुमन, पद्मश्री चिरंजीत, रामेश्वर शुक्लांचल, केदारनाथ अग्रवाल। अब केदारनाथ अग्रवाल जी का एक वाक्य मुझे देखिए कहाँ से कहाँ ले गया। उन्होंने पूछा कविता लिखते हो? मैंने कहा लिखता हूँ। तो क्या कैसी कविता लिखते हो? मैंने बहुत आक्रोशी कविताएं, सारी व्यवस्था, बहुत बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सब है। उन्होंने कहा कभी चिड़िया पे कविता लिखी है? क्या मैंने बात कहा है। नहीं। ये अच्छा है। कभी माँ पर कविता लिखी है? मैंने कहा जी अभी तो नहीं लिखी। कहते हैं पहले अपने कविता लिखनी है ना जब, तो अपने परिवेश की कविता लिखो, अपने आसपास की कविता लिखोगे, व्यवस्था की बात तो होती रहेगी बाद में। आप सोचिए कि वो उसके बाद से जो मेरे लेखन में गंभीरता आई है, उसका परिणाम है कि बहुत बहुत अलग तरह की ऊंचाइयों को मैंने छुआ। फिर हरिवंश राय बच्चन जी का 80वां जन्मदिन था, तो उसमें केदारनाथ अग्रवाल जी का आलेख पाठ था, साहित्य अकादमी में फंक्शन हुआ था। एक दूसरा ये कार्यक्रम था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे साथ कार्यक्रम में कन्हैयालाल नंदन जी बैठे हुए थे, और हम जी लोग पहली बार मिल रहे थे, पर जानते थे कि मैं छपा बहुत था, उसमें प्रकाशित हुए थे रचने। अब एक क्रीम पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है ना, उस समय के वरिष्ठ साहित्यकारों की वहाँ उपस्थित थी। तो जो युवा है ना, वहाँ प्रेरणा मिलती है कि ये अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी कुछ कार्य करेंगे तभी तो पहुँचेंगे। तो लेखन में गंभीरता तब आती चली गई। तो एक एक जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपकी ह्यूमन ग्रोथ आपकी हो रही है, ये आपका उत्थान हो रहा है, परिपक्वता आ रही है। ये उस समय की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो फिर बाद में आपका तो खैर क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया फिर अपने लेखन में। तो शुरुआती जो आपका पहला जो संग्रह छपा है वो तो वही साक्षात्कारों का छपा। उसके बाद पहला फिर आपका उपन्यास आया। तो नहीं वो उसके बाद उपन्यास तो जी जी नहीं उसके बाद ये पुस्तक आई है 91 में, सलाम दिल्ली। अच्छा ये अच्छा, अरे वाह, जी 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 जी, मुझे याद आ ये रहा था लोग आप एक दिन आकाशवाणी लेकर ये आए थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। जी जी तो जी ये उसका उसका दूसरा संस्करण है। जी पटियाला से योगराज प्रभाकर है, लघु कथा कलश पत्रिका प्रकाशित करते हैं। ये उनकी महानता कि उन्होंने इसको पुनर्जीवित कर दिया, और ये पिछले 2021 में इसका जो दूसरा संस्करण आया है, ये योगराज प्रभाकर जी और उनके छोटे भाई जो अब दिवंगत हैं, रवि प्रभाकर, उनके कारण ये सलाम दिल्ली पुनः उसका पुनर्जीवन, उन्होंने इतने वितरण किया इस पुस्तक का। तो ये लघु कथाओं में बहुत योगदान रहा मेरा। शुरू में एक मिशन था, हम लोग लड़ झगड़ पड़ते थे, लघु कथा विधा क्यों नहीं है कैसा है। तो ये सलाम दिल्ली उसके बाद आई। अच्छा सुनिए, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी है हमारे साथ। तो जी उन्होंने कहा लव जी पहचाना क्या मुझे? तो सुलेखा मिश्रा जी आपके लिए लिख रही हैं। बहुत बहुत पुरानी पहचान है उनसे। जी 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 एकदम पहचान लिया मैंने। जी जी जी। और आशमा कौल जी कह रही कि सलाम दिल्ली मेरे पास भी है, तो उनके पास ये पुस्तक है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छा आपने तो शुरू शुरू में कविताएं तो खूब लिखी हैं, जी तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास इस समय उपलब्ध हैं, हालांकि समय तो पर्याप्त हो चुका है, काफी निकल चुका है,
तो है कुछ रचनाएं पास में हैं जो आप हमें सुना सकते हैं अशोक जी? जो आशमा कौली है ना, उन्होंने मुझसे झगड़ कर पुस्तक ली थी, सलाम दिल्ली, क्योंकि मेरे पास अच्छा। पुस्तकें नहीं थी उस समय, 4-5 प्रतियां थी और हाँ, उनके हाँ। एक गोष्ठी में मिले थे। तो अच्छा, अच्छा। उन्होंने मुझे बड़ा तो अच्छा लगा। ये तो अधिकार होता है ना। आशमा जी स्वयं अच्छी वो कविताएं लिखती हैं और बहुत अच्छी साथ में कविता है। बहुत, जी जी जी, बहुत अच्छी और लघु कथाएं भी। अभी उनके हाल में ही एक लघु कथा की पुस्तक आई है, तो उस पर बातचीत की जाएगी अभी कुछ दिनों बाद। और जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपके बारे जी, में अच्छे शुक्ल जी की ये एक विशेषता है, मैं बताना चाहूंगा। मेरे हर एक कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जिस विशेष अतिथि को मैं यहाँ पर योजना बनाता हूँ लाने की, उनके बारे में पूरी खोज खबर निकाल लेते हैं, ये पूरी सूचना निकाल लेते हैं, कहाँ से कहाँ उनका जन्म हुआ है, क्या क्या लिखा है। और स्वयं रमेश चंद्र और शुक्ल जी विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत हिंदी के, और काफी बहुत ज्ञाता हैं। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस मंच पर। जी, आप कुछ रचनाएं सुनाना चाह रहे थे अशोक जी? इस फेसबुक पर उन्होंने जो आपने लगाया था, पोस्ट जी की जी थी, जी। तो नीचे उन्होंने मेरा परिचय दे दिया था और पूरा मैं उस परिचय समय दिया ये उन्होंने? पूरा दिया, उन्हें विकिपीडिया से लिया। बहुत जी जी धन्यवाद जी। रमेश। तो मैं अभी अ, दोहों से आरंभ करूं। बहुत आपका स्वागत है, सुनाइए। दोहों से, पर आपकी जो विधा है ना, वो मुक्त छंद की, जी जी। उसकी एक कविता मैं शुरू करता हूँ। आपका स्वागत है। जी जी अशोक जी। एक अलग भाव की कविता है। क्या बात है। अपने लिए, अपने लिए एक कविता। वाह चलो एक कविता अपने लिए लिखें। बहुत दिनों से अपने आप से बातचीत नहीं की, वाह वाह वाह। अपना हाल चाल नहीं पूछा, दूसरों की इच्छाएं पूरी करते करते अपना तो हाल पूछना याद नहीं रहा। क्या बात है। लग, लगता है सब ठीक ही है, क्योंकि कुछ खास नहीं है। किसी ने हमसे हमारे विषय में नहीं पूछा। सब व्यस्त हैं, अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। हम उनकी दुनिया में घूमते घूमते अपनी गलियों के रास्ते भूल गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम अपनी उनकी दुनिया में घूमते घूमते अपनी गलियों के रास्ते भूल गए। चलें आज अपने मन की गलियों में घूम लें, स्वयं से स्वयं का हाल पूछ लें। वाह ये वाह थी वाह। अपने लिए कविता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपनी खोज में, यानी अपने इन सर्च ऑफ योर इनर साइड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अशोक जी। और अब क्या कुछ दोहे सुनाएंगे आप? हाँ, दोहे कुछ सुना देता हूँ मैं। एक जी जी। पाठ्य पुस्तकें मैंने बहुत लिखी है, उनमें बहुत से दोहे संकलित हैं। कुछ नीति परक हैं, कुछ बेटियों को लेकर हैं। बेटियों को लेकर मैंने बहुत दोहे लिखे हैं, पर आपके कार्यक्रम में मैं पहली बार सुनाना चाहता हूँ। बस जरूर, आपका स्वागत है सर, आइए। बेटी पैदा है हुई, माँ के मन को भाए। बेटी पैदा है हुई, मन माँ के मन को भाए। अपनी सी उसको लगे, अपनी सी उसको लगे, देख देख मुस्काए। वाह। बेटी जो, दूसरा दोहा है, बेटी जो पैदा हुई, माँ की खुशी अपार। बेटे को मिल जाएगा राखी का त्योहार। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुतलाने है अब लगी, तुतलाने है अब लगी, मीठे उसके बोल। परियों सी माँ को लगे, बिटिया है अनमोल। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब लड़कियों की शरारतें होती है ना, छोटी छोटी, देखिए। माँ की साड़ी पहनकर बेटी है मुस्काए, माँ की साड़ी पहनकर बेटी है मुस्काए। आईने में देखती माँ की नकल लगाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह 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 वाह, बहुत बारीकी से आपने इसको देखा, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। बुरी नजर ना उसे लगे,
बुरी नजर ना उसे लगे, माँ है करे उपाय, बेटी को दुलरा रही, काला तिलक लगाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पापा की है लाडली, पापा की है लाडली, मनवा ले हर बात, जीवन के हर मोड़ पर वह पापा के साथ। वाह ऐसा वाह कहा वाह। जाता है कि जो माँ माँ है ना, वही उसी में ममता होती है, और बेटियों का पापा से भी बहुत प्यार होता है। और अब देखिए जो और बहुत लंबे अंतिम दोहा सुनाता हूँ मैं इस यहाँ से। माँ की बेटी जा रही, बज गई शहनाई, माँ की बेटी जा रही, बज गई शहनाई, जितनी कोशिश माँ करे, रुके नहीं रुलाई, रुके नहीं आहा, रुलाई। यही तो कष्टदायक स्थिति बनती है, यही क्या करें, क्या करें। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या दोहे की पुस्तक आपकी अलग से आई है, उसका दोहे प्रकाशन की हुआ है? पुस्तक अभी आएगी। मैं थोड़ा चला गया था बाहर, अभी लघु कथा संग्रह मेरा अभी आया है, जी जी एकांतवास में जिंदगी, 2021 में। जी। अभी अभी इसका काफी उल्लेख हुआ था सोशल मीडिया हाँ, पर भी इसका, ये शायद सर्वभाषा ट्रस्ट जो है उनकी तरफ से वहाँ से प्रकाशित किया प्रकाशित गया हुई है। थी। फिर जी इसका जी कार्यक्रम था, लोकार्पण में होना था, फिर मुझे अचानक अमेरिका जाना पड़ा, तो अभी ये रहेगी। फिर मैं अभी पीछे, जैसे आपने बताया, गिर गया था मैं, काफ़ी चोटें लगी, तो फिर कार्यक्रम हो नहीं पाए। तो इसके बाद हम्म। ये 2 लघु कथा संग्रह मेरे अभी तैयार हैं और इसी वर्ष आ जाएँगे। और एक और शुभ समाचार ये देना चाहता हूँ, ये मेरा उपन्यास है शिखरों से आगे, अरे वाह, क्या बात है। उल्लेख आपने किया है। इसके हम्म। ऊपर 2 पीएचडी हो चुकी हैं और 5 एमफिल हो चुकी हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका, और इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, शिखरों से आगे का। और अ, आपको और प्रसन्नता होगी, जी जी जी। इसका जो डोगरी में अनुवाद है, क्या बात है, क्या बात है। वो यशपाल निर्मल ने किया है, अरे जो क्या स्वयं बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुवाद हुआ होगा, उसमें कोई बहुत संदेह अच्छा, नहीं ये है। शिखरा शाह आगे। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा गेटअप है डॉक्टर साहब इसका, बहुत अच्छा है शुभ जी। क्या वाह वाह वाह, और बहुत बढ़िया। जो जी जी। इसका भोजपुरी में अनुवाद हुआ है, शिखरन से आगे, ये क्या केशव बात मोहन है। पांडे ने किया है। बहुत, आपको लगेगा कि नहीं, कि ये ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं है, लगता है जैसे मूल था। और भोजपुरी का एक अपना ही सौंदर्य है और डोगरी का अपना सौंदर्य है। तो शिखरों से आगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, जो जुड़ा हुआ उपन्यास है। बोर्डिंग हाउस के एक हाउस मास्टर हैं, जो धीरे धीरे इसका जो अंत है वो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। मूलतः जो साहित्यकार स्वयं होता है भीतर से, उसकी रचनाओं में उस वो प्रकट हो ही जाता है। तो इसमें स्वामी आलोकानंद है, जो आईआईटी से प्रोफेसर थे, पढ़े हुए हैं, बाद में आध्यात्मिक जगत में चले गए। अब वो जो नायक है उनके संपर्क में आता है, फिर उसका भी उत्थान होता है। फिर यहाँ मैंने पूरा जो शिक्षा जगत है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, जो जो कमियां हैं, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ 30 वर्षों तक, उसका उल्लेख किया है। तो वो है एक समाज की जो विकृतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, अवैध संबंध है, वो सब का उल्लेख है। अंत में दिया है कि आपका जो उत्थान है, जो जो हमारी संस्कृति है भारतीय, वो आध्यात्मिक जगत में जैसे आप नहीं जाएंगे, तो अब तो जीवन को ऐसे जी लिया आपने। उसका परिणाम ये है कि मेरी अभी अभी गीता पर काम किया मैंने, 3 पुस्तकें मेरी आई हैं। जी 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 नवीनतम है भारत की आत्मा गीता, जी। और उसमें इससे पहले आई थी सर्वजन हिताय श्रीमद् भगवत गीता। तो ये अभी काम चल रहा है, इसी के ऊपर अभी कुछ एक और प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो साहित्य के साथ साथ एक एज के साथ, उम्र के साथ, जब आप अंतर्मन में झांकते हैं, तो वहाँ आपको प्रभु ही दिखाई देते हैं। क्या तो बात है। अच्छा, अच्छा, मैं बीच में आपका थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुलेखा मिश्र जी जी आपको लगातार सुन रही है, जिज्ञासा सिंह जी, महाराज कृष्ण भरत जी जम्मू से जुड़े हैं, रमेश चंद्र शुक्ल जी तो जुड़े ही हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ आत्मीयता के साथ जुड़े रहते हैं।
सुलेखा जी ने कहा कि अभी आपका स्वागत है, और जिज्ञासा सिंह जी कह रही हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर सारगर्भित अवलोकन। इस तरह से मित्र लगातार आपको सुन रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बीच में ऋतु माथुर जी भी जुड़ गई हैं जो आपको सुन रही है, अशोक जी। तो इस तरह से आपकी साहित्यिक यात्रा चलती रही। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बीच में आपको विदेश भी बहुत जाना पड़ा, तो प्रयोजन क्या था अशोक जी? मेरे जो बेटियां वहाँ रहती है, और अमेरिका में शिकागो और क्लीवलैंड में, शिकागो में एक बहुत बड़ा एक हिंदी क्लब है, बहुत बड़ा मंच है, उसके साथ मैं कई वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। मैं उनके ऑनलाइन पुस्तकें भी कुछ उसके लिए भी काम किया है, और उनके ऑनलाइन कई कार्यक्रम वहाँ पर हुए हैं। पहले यहाँ से जुड़ा रहता था। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति है, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, तो उसका मुख्यालय ओहायो में ही है, क्लीवलैंड में ही है। तो एक परिवार है बहुत अच्छा, सुशीला मोहनका जी है। तो मैं दिल्ली और एनसीआर का अध्यक्ष हूँ उस संस्था का। अमेरिका के 12 नगरों में उनकी शाखाएं हैं। दिल्ली शाखा यहाँ पर मैं हरीश नावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी ये जो एकांतवास में ज़िंदगी है, इसका लोकार्पण वहीं क्लीवलैंड में हुआ। और सुशीला मोहनका जी है जो पहले अध्यक्ष थी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की, उनके हाथों से हुआ। 85 वर्ष की है भाई। और महाकवि गुलाब खंडेलवाल हुए हैं, 55 उनके महाकाव्य खंड काव्य आ चुके थे। उनके सब परिवार है ये। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूयॉर्क में पहली बार कविता पाठ किया था, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाकवि गुलाब खंडेलवाल जी ने की थी। पिछली यात्रा पे मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, अब तो वो दिवंगत हो गए हैं। तो ये अब देखिए कि विदेशों में जो हिंदी को लेकर और भारतीय संस्कृति को लेकर एक अलग तरह की भावना है, क्योंकि वो अपनी जड़ों से दूर है, अपनी मिट्टी से बहुत दूर है। और अभी इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, ये बाहर जाने के बाद आपको इसका पता चलता है। और लोग पूरी तरह से समर्पित हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं हिंदी के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, फ्री क्लासेस कर रहे हैं। डांसेस की क्लासेस ऑर्गेनाइज की है उन्होंने, भरतनाट्यम वगैरह, मेरी नाती भी ज्वाइन किया उसने। तो ये विदेशों में जब भी जाता हूँ, सबसे पहले रहते हैं कि वो, उनको लगता है कि मैं फिर यहाँ पहुँच गया हूँ। तो यहाँ तो है ही अपनी अपनी जो अपनी मिट्टी है उसकी अलग बात है। अब देखिए इतना परिवार आपका जुड़ा हुआ है, ये सब जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक, हमारे श्रोता। और एक आपका जो व्यक्तित्व है ना, देखिए उसका मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि आपका जो योगदान है आकाशवाणी के माध्यम से, जिस समय युवाओं को मंच नहीं मिलता था, एक बार यदि आपने आकाशवाणी से कविता पाठ कर दिया ना, बुला लिया गया, तो आप सोचिए कि कितना उनको प्रोत्साहन मिलता है। और प्रेम वोरा जी थे उर्दू विभाग में, जी जी जी, वो मित्र संगम पत्रिका उनके साथ मिलकर हमने शुरू की। 1969 में सबसे पहले मेरा परिचय उनसे हुआ था। अब वहाँ से देखिए आप चलते चलते, और एक पूरी पीढ़ी को आपने जो माली होता है ना, वो सींचते सींचते अपनी अपनी ओर ध्यान नहीं देता, तो उस माली का काम आपने किया। पता नहीं कितने साहित्यकारों को आपने बनाया, मंच प्रदान किया, और एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन दिनों में जब हम अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत थे, उन दिनों में फिर ऐसी गहरी आत्मीयता हो गई, आज फिर हम इतने वर्षों के बाद फिर मिल बैठे हैं। 1990 में हम बैठे थे उपराष्ट्रपति भवन में और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो ये होता है कि जी जी, ये होता है कि संबंधों का निर्वाह करना आज के समय बहुत कठिन है। अब आज तो स्वार्थ बीच में बहुत आ गए हैं कि कौन आदान प्रदान हो रहा है, पर वो अभी वो पीढ़ी थी और जिसमें आप भी हैं, हम लोग उन मूल्यों को जी रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। विदेशों में भी यही है, बहुत समर्पित भाव से लोग काम कर रहे हैं। गोष्ठियाँ होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, अभी कोविड करके मिलना जुलना बंद था। पिछली बार जब मैं गया था तो वहाँ क्लीवलैंड में एक कार्यक्रम था, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था उनका। पहली बार मैंने देखा इतना भव्य आयोजन, और जो अमेरिकन लड़कियां थी पूरी भारतीय वेशभूषा में, और टूटी फूटी हिंदी में एक नाटक हो रहा था, बोल रही थी जयपुर की यात्रा। आप देखिए इतनी प्रसन्नता हुई
कि वो जा रही हैं, घाघरा वैसे पहना हुआ है। तो ये भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए उनका जो प्रयास है, मैं उसको उनको भी बहुत नमन करता हूँ, उन सबको भी, जो विदेशों में काम कर रहे हैं। और जो यहाँ तो अथाह समुद्र है, लोग अपने-अपने ढंग से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। बहुत से मित्र मेरे, अभी देखिए अशोक वर्मा जी हैं, करीब 40 वर्ष हो गए हमें एक साथ, और अभी भी कार्यक्रम से पहले उनसे बात हुई। तो ये 30 40 वर्षों के इतने पुराने मित्र हैं। ओम सप्रा जी हैं, ये 1969 में जब प्रेमोरा जी मिले, फिर अभी उसके बाद सप्रा जी, इतने वर्षों पुराने संबंध हैं और लोग उनको जी रहे हैं। ये नहीं कि भेंट नहीं हो पाती, कई समस्या रहती है। आशमा कोहली से फरीदाबाद में भी मिला था मैं, गुड़गांव मिले। तो ये अपनापन, जो अपनत्व रहता है, साहित्य इन सबको जोड़ता है। तो जो सच्चे साहित्यकार हैं तो ऐसे ही होते हैं, जैसे आप। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब साहित्य का उद्देश्य ही यही है कि सबका हित हो, सबके जी, हित के लिए साहित्य लिखा जाता है। और उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसे ऐसे ऐसा बात नहीं होनी चाहिए जिससे आप किसी का मन दुखा सकते हैं। तो जी, इसलिए कहते हैं ना कि साहित्य जोड़ने के लिए होता है, आपस में बिल्कुल, संपर्क बनाए रखने के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य का जितना शुद्ध मन से साहित्य लिखता है, उतना वो प्रफुल्लित, उतना वो आगे विकास करता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद आपकी विशेषकर कोरोना काल में आपकी क्या, क्योंकि ये पिछले साल 2 ढाई साल जो रहे, बहुत ही कष्टदायक रहे अशोक जी, और बाहर आना-जाना बंद, सब गतिविधियाँ बंद हो गई थी। तो आपकी क्या साहित्य के क्षेत्र में आपकी क्या विशेष उपलब्धियां रही? देखिए, जो 2019 में मैं अमेरिका गया था, नवंबर में, और जनवरी में मैं लौटा एलए से वाया चाइना। गुआंगझो में जी हम रुके 4 जी घंटे। जी 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 आप देखिए कि जैसे हम दिल्ली पहुंचे 18 जनवरी को, 16 जनवरी को, 18 को डिक्लेयर हो गया कि कोविड है। आप कोविड क्या था पता ही नहीं था, और हम वाया चाइना में गए। जी जी जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोविड पता नहीं था क्या था उन पता ही नहीं दिनों। था क्या था, और चाइना से आए हम, और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये ऐसी बीमारी है। अब देखिए 2 साल जो कटे, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, 4 चलते रहे। तो एक अलग तरह की भय की मानसिकता थी। तो मैंने उस मानसिकता में लघु कथाएं लिखी, और वो 60 लघु कथाओं का संग्रह, यह है एकांतवास में जिंदगी। प्रत्येक हम्म। लघु कथा कोविड पर है। वो क्या थोड़ा बात सा आपको आपको थोड़ा सा समय हो तो है। मैं जी। एक छोटी लघु कथा। नहीं, मैं आपसे अशोक जी निवेदन करने वाला था कि आप इसमें से अपनी एक, जो आपको आपकी इच्छा है, उस हिसाब से अपनी एक लघु कथा आप यहाँ पर सुनाइए। मैं जी, आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप सुनाइए। जी। जी जी जो लॉकडाउन के टाइम में आपको पता है कि ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे। तो उसमें उसकी एक व्यंग है इसमें, 2 ईमानदार। उद्योगपति तपन दास चिंतित थे। कोरोना के रोगियों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन समाप्त हो रही थी। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में 21 रोगियों ने दम तोड़ दिया था। रेमडेसिवियर इंजेक्शन कहीं भी उपलब्ध नहीं था। दोनों की जमकर ब्लैक हो रही थी। उनका इकलौता पुत्र अस्पताल में था। डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर का तत्काल प्रबंध करने के लिए कहा था। रेमडेसिवियर इंजेक्शन लगाने का भी परामर्श दिया था। तपन दास ने अपने विश्वस्त कर्मचारी मालय को दोनों का प्रबंध करने सुबह ही भेज दिया था। वे परेशान होकर इधर से उधर टहल रहे थे, तभी मालय का फोन आया। सर, ऑक्सीजन और रेमडेसिवियर का प्रबंध हो गया है। ये सेल्समैन 80,000 मांग रहा है, आपसे बात कराऊं? नहीं नहीं, तुम ही बात कर लो। कुछ कम कराने का प्रयास करो, नहीं माने तो लेकर सीधे अस्पताल पहुंच जाओ, तपन दास ने कहा। उनका तनाव कुछ कम हुआ। मलय सेल्समैन से मोल भाव करने लगा। वह 1 रुपया भी कम करने पर तैयार नहीं हुआ। मलय ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया, मैं तो सेठ साहब का नौकर हूँ, सुबह से धक्के खा रहा हूँ, मेरा भी कुछ कल्याण कर दोगे तो मेहरबानी होगी। सेल्समैन उसके हाव भाव देकर हंस पड़ा
और कहने लगा, तुम भी क्या याद करोगे, 10,000 रखकर मुझको 70,000 दे दो, हाँ इसी प्रकार काम दिलाते रहना। तो लोक कथा का शीर्षक है दो ईमानदार। उस समय इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई है। क्या बात है, क्या बात है। त्रासदी थी सर उस समय, बहुत ज्यादा। तो ये जी 60 जी की 60 बातें हैं। और मैं इसमें थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा, इसकी भूमिका लिखी है योगराज प्रभाकर जी ने। क्या बात है। तो अब देखिए कि 15 पृष्ठों की भूमिका है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति मेरी लघु कथाओं में डूबे ही रहे, और उन्होंने लिखा है कि एक भी लघु कथा का कथ्य दूसरे से नहीं मिलता। ये बिल्कुल एकदम हर लघु कथा अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की है, और एक मेरे लिए भी नया प्रयोग था। और योगराज प्रभाकर जी का बहुत बड़ा योगदान है लघु कथा के कलश के माध्यम से। तो ये अब जो भी संकट आता है उस स्थिति में लेखक उसको जीता है, तो उसको रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, वो अपने अपने इतिहास हो जाता है। अब मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी लगता है कि अब लिखना कठिन है, क्योंकि उस समय हम कोविड के भय की मानसिकता में जी रहे थे। तो जो जो शाश्वत रचनाएं होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। एक आपकी कविता थी डरो मत रोशनी, एक ऐसा कोई भाव था उसमें, सूर्य निकलेगा और डरो मत रोशनी। वो मुझे अभी तक हमने एक गोष्ठी में सुनी थी। अब मैं जब भी कुछ प्रकार की कविता एक मैंने भी लिखी है, तो मैं उस समय मुझे उपेंद्र नाथ रैना याद आ जाते हैं कि वो एक कविता ऐसी थी जो आशावादी कविता थी, भय से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ने डराया भी। अमेरिका गए थे, वहाँ बहुत बुरा हाल था, क्लीवलैंड हॉस्पिटल में आर्मी आ गई थी। पर वहाँ पर इस प्रकार का भारत में जो भय होता है ना, वो नहीं है, वो भागदौड़ इतनी नहीं है। मैं भी अभी आया, बूस्टर लगवा के आए थे वहीं से। तो ये स्थिति जो संकट आ जाता है, जैसे अभी एक बहुत बड़ा एक लंका का दहन हुआ था, अब एक यूक्रेन का दहन हो रहा है। तो मैं अभी हमारे समय में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी कल्पना नहीं की थी। एक कोविड है, एक अभी यूक्रेन हम देख रहे हैं, इससे पहले इराक था। तो परिस्थिति बदलती रहती है, कहीं ना कहीं हमारी रचना में ये सब चीज़ें भी अवश्य आएंगी। तो बात सही है। रीता माथुर जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। उस बुरे समय के जो त्रासदी का सही चित्रण आपने किया है, इंसान की जिंदगी का मोल भाव बहुत दुखद था। क्योंकि देखिए, विशेषकर पिछले साल 2021 में हमने अपने कई प्रियजनों को खो दिया, हमसे बिछड़ गए। नतीजा क्या था, जो दुर्व्यवस्था थी चिकित्सा की, जो उस समय मेडिकल जो कंडीशंस बहुत ख़राब थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर की उपलब्ध नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि इस पूरे उहापोह में बहुत सारे मित्र, बहुत सारे अपने सगे संबंधी हमसे बिछुड़ गए। मैंने अपना अनुज खो दिया उन्हीं परिस्थितियों में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक साहित्यकार के मन पर, उसके मन मस्तिष्क पर ज़रूर इसका असर तो पड़ता ही है। और आप तो ऐसे नहीं है कि आप हाथ में हथियार उठाएंगे, आप हाथ में और कोई शस्त्र उठाएंगे। हमारे अस्त्र शस्त्र तो हमारी कविता है, हमारे उपन्यास हैं, हमारे शब्द हैं और हमारे भाव हैं, जिनका हम अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। हमारा अपना जो आक्रोश है, अपना रोष है, उसको हम वैसे ही व्यक्त करते हैं। और साहित्य के माध्यम से जितनी भी जो परिस्थितियां बनी होती हैं, चाहे वो विषम हो, सुखद हो, दुखद हो, सब रचनाओं के माध्यम से ही सामने आती हैं। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न आता है अशोक जी। बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, तो आजकल के ये सोशल मीडिया के समय में आपको क्या लग रहा है कि जो एक कमिटेड पाठक वर्ग हुआ करता था, देखिए ना, आपके ज़माने में जब हम जैसे मैं आकाशवाणी में था, आप पूरे साधनारत थे, आप साहित्य में बहुत ही तन्मय से लगे हुए थे, तो आपका पाठक आपके लिए, आपकी रचनाओं के लिए, आपकी पुस्तकों के लिए प्रतीक्षा करता था, कब अशोक लव जी की पुस्तक आएगी, हम पढ़ेंगे, हमारी लाइब्रेरी में आएगी।
लेकिन अब वो जज्बा आपको लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा वो कम हो गया है? और वैसे भी पत्र पत्रिकाएं बिल्कुल नदारद है, अब आती नहीं थी। पहले तो पत्र पत्रिकाओं का बहुत एक वो रहता था, प्रतीक्षा रहती थी कब आएंगी पत्र पत्रिकाएं, उनमें पता नहीं किस किस की रचना छपी होगी, प्रकाशित हुई होगी, हमारे सामने आएगी, किसकी नई रचना आएगी। लेकिन पहले से ही सोशल मीडिया पर जब सब कुछ उपलब्ध होने लगा है, तो जो पुस्तक का मूल्य है, पुस्तक की जो सार्थकता है, कितनी रह गई है? आपका इसमें दृष्टिकोण क्या है? करीब 30 वर्षों तक तो मैंने हिंदी पढ़ाई है और हिंदी संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में मैंने अवकाश ग्रहण किया है। अब देखिए परिस्थितियां क्या बदलती है। अक्षय कुमार जैन जो है ना, उनका भी साक्षात्कार किया था। नवभारत के संपादक थे, कन्हैया बहुत लाल बड़े नंदन। संपादक थे, बहुत बहुत वरिष्ठ और कुशल संपादक थे। जी जी मैंने उनका नाम इसलिए लिया, जी जी एक जी। समाचार पत्र जो होता था उसका प्रभाव लोगों की मानसिकता पर पड़ता था। आप देखिए वो युग था, प्रभाष जोशी जनसत्ता में थे। आप तो लोग उस संपादक की जो फिलॉसफी या दर्शन है उसको लेकर समाचार पत्र पढ़ते थे और उसमें साहित्य को पूरा का पूरा महत्व दिया जाता था, साहित्यिक लेख होते थे। धीरे धीरे समाचार पत्रों से साहित्य हाशिए पर चलता गया, साहित्यिक पत्रिकाएं तो मर गई। अब पीडीएफ फाइल आ जाती है, आप खोलते रहिए, उसको कितना करेंगे। दूसरी बात, हरिशंकर देवसारे जी से मेरा इंटरव्यू था, पराग पत्रिका के संपादक थे जब वो, तो उसमें इसी की बात चली थी। पाठक जो है, जो जो गंभीर पाठक हैं, वो उस समय भी बहुत अधिक नहीं थे पर थे। अब तो ऐसा हुआ है कि आप पुस्तक दे दीजिए, 1 महीने के बाद पूछिए कि आपको कौन सी रचना अच्छी लगी। ओहो, मैं ना ध्यान नहीं रहा, वो साइड में पड़ी है, मैं अभी उसको पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो ये स्थिति आ चुकी है। हुआ क्या है कि जो जब समाज में अर्थ की प्रधानता हो जाती है और मूल्यों का अवमूल्यन हो जाता है, पारिवारिक संबंधों में टूटन आ जाती है, स्वार्थ जो है वो अपना भयावह रूप ले लेता है, तो साहित्य को कौन पढ़ेगा। अब देखिए पुस्तक जो आ रही है ना, वो प्रकाशक प्रकाशित करेगा 600 रुपये की पुस्तक, 300 रुपये की पुस्तक। तब भी ये था। अ, मैं शुरू में 12वीं करने के बाद कुछ समय के लिए भिलाई गया था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने, तो थोड़ा ओवरेज हो गया तो नहीं हो पाया, मैं वहाँ रहा। हिंद पॉकेट बुक्स की एक सीरीज आती थी, मेरे एक दोस्त थे, उनकी जो बहन बड़ी थी, उनको पढ़ने का शौक था, तो जी जी जी। मैं एक दिन में 2 उपन्यास पढ़ जाता था। अब पढ़ने की इतनी इच्छा थी, आने के बाद फिर वहाँ से जो पढ़ने की आदत पड़ी, अब लोगों में पढ़ने की आदत ही नहीं है। मीडिया ने ले लिया है, राजनीति इतनी हावी हो गई है, गंदगी इतनी हो गई है, समाज को जोड़ने की बातें तो हो नहीं रही, तोड़ने की बातें हो रही है, सर्वधर्म समभाव की बातें कहाँ हो रही। अब ये सारी स्थितियाँ बदल के, तो जो लोगों के मन में साहित्य के प्रति एक मार्गदर्शक की भूमिका साहित्य निभाता था, अब साहित्य तो हो गया हाशिए पर। पुस्तकें कौन पढ़ेगा। पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और दूसरा कि जो इंटरनेट है उसने इसके एक और बहुत बड़ी बाधा ये है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप चले जाइए और खोलिए और पढ़ते जाइए, रचनाओं को पढ़ लीजिए। पर धैर्य, अब युवा पीढ़ी देखो ना आप, हमारी जो एज है अब 70 पार के व्यक्ति हैं, उनकी उम्र है, और एक युवा पीढ़ी 25 30 40 वर्ष की है, जो अब उनके ऊपर आर्थिक समस्या आई पड़ी है कि वो, ये कोविड ने तो और बुरा हाल कर दिया, सर्वाइव करना कठिन हुआ पड़ा है। तो अर्थ हम्म। प्रधानता हो गई है। अर्थ की प्रधानता में कोल्हू के बैल की तरह वो लगे हुए हैं। साहित्य कविता कहाँ पढ़ेंगे वो। अब ये स्थिति आ चुकी है। और जो जो फिल्मों का प्रभाव होता था, गीतों का, आप देखिए म्यूजिक इतना लाउड है और शब्द तो मर गए हैं फिल्मी गीतों में, पता नहीं क्या चलता बात कि है, क्या शब्द बात है। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने जी, शब्द तो मर ही गए, बिल्कुल सही बात है। शब्द अब देख ये ना, तो ये सारे, ये नहीं, एक चीज नहीं होती, अनेक अनेक ऐसी ऐसी परिस्थितियां जिनका प्रभाव साहित्य पर और व्यक्ति की मानसिकता पर पड़ता है। मैं एक कविता के साथ बात अपनी कहना चाहूँगा, जी जी जी। जिसको आप अंतिम कविता कह लीजिए।
नहीं, मेरे आपसे पास तो अभी आपसे अभी गीत भी सुनना है, अभी ऐसे मत कहिए, अभी तो बातचीत जारी रहेगी। जी जी अभी जो जो कविता है ना, इसी से बात चली है। जी जी जी। मेरे पास शब्द हैं, लिखते हैं शब्द, नंगे पर्वतों पर बर्फ के गीत। मेरे ओहो, पास वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात शब्द है। मेरे पास शब्द हैं, लिखते हैं शब्द, नंगे पर्वतों पर बर्फ के गीत। शब्द तैरते हैं सागर के अंतर्मन के स्पंदनों के संग। शब्द पढ़ आते हैं नयनों में तैरते प्रेम स्वप्न। यही शब्द जाते हैं डूब जब तेजाब में। सड़क तड़क जाती हैं चट्टानी व्यवस्थाएं। मत छीनो मुझसे आकाश, धरती, पवन, गाने दो मुझे शब्दों से रचे मिट्टी के गीत। क्या जी। बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर अशोक जी। कब लिखी है ये कविता आपने? ये ये 1997 में मेरा संग्रह आया, अनुभूतियों की अरे आठ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो अरे वाह उसका वाह वाह। बैक कवर है ये। उस जी पर जी ये जी। कविता, प्रियति बैक कवर पर ये कविता दी है। और एक और संग्रह है मेरा, बहुत चर्चित रहा है, इस पर 6 एमफिल हो गई है। यह लड़कियां छूना चाहती हैं आसमान। ये तो खैर बहुत ही आपके वो बहुत ही बहुत मतलब जी जी प्रसिद्ध चर्चित होगी, रही है। तो चर्चित चर्चित पुस्तक रही है आपकी ये। जी जी शीला दीक्षित जी ने इसका लोकार्पण किया था अपने घर पर। और जब जी जी। उन्होंने शीर्ष शीर्षक देखा तो कहने लगी, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये पुस्तक का नाम रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अब मैं तो तैयार नहीं था ऐसे प्रश्न के लिए। तो इसका पहला खंड जब वो सारा माँ और बेटियों पर है, तो उसमें संघर्ष है लड़कियों का, माँ का, तो ये उसको दिया आरंभ में। तो इसकी पहली कविता है लड़कियां छूना चाहती है आसमान। तो लंबी कविता है। तो उस पर एक वुमेन्स ऑन टॉप, नाम तो इंग्लिश का था, पर अमर उजाला जो है उनकी पत्रिका थी, हमारे परिचित उनकी। तो उन्होंने धारावाहिक रूप से हर अंक में इस की एक एक कविता ली उसमें। और पहली कविता लड़कियां छूना चाहती आसमान से आरंभ की थी। क्या जी। बात नहीं, ये कविता हम सुनना चाहेंगे, लेकिन इस बीच में मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। देखिए, जी। अशोक वर्मा जी लगातार जुड़े हैं सर्वभाषा ट्रस्ट के मतलब उनसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। अंशुमन अशोक पांडे। बिल्कुल नहीं, इसमें सर्वभाषा ट्रस्ट लिखा है। अच्छा अच्छा। अशोक कुमार अशोक सराफ घायल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी। डॉक्टर शिवन रैना जी जुड़े हैं, तो उन्होंने आपके लिए एक कमेंट लिखा है। अशोक मैंने लव और मैं बहुत पहले एक साहित्यिक आयोजन में साथ साथ रहे, लगभग एक सप्ताह तक। आयोजन जी। हरिद्वार स्थित विश्वविद्यालय में हुआ था। याद होगा अशोक जी को। पुनः जी। बधाई। तो याद आया कुछ? याद आया, मैंने अभी आपको विमल जी का उल्लेख किया था, गंगा प्रसाद विमल जी का। जी जी तो जी। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हम लोग एक साथ रहे। और हमने हिंदी भाषी जो लेखक थे उनको हिंदी साहित्य पढ़ाया, हर विधा पर दिया। और शिबन रैना जी से वहाँ भेंट हुई। बाद में शिबन रैना जी द्वारका में आए, यहाँ उनके संबंधी रहते हैं। फिर मैं उनके घर गया। फिर रेडियो द्वारका है यहाँ पर, वहाँ पर इनका साक्षात्कार लिया मैंने। बहुत बहुत, जिसको कहते हैं जैसे रैना है ना, वो कश्मीर जो सुगंध है ना कश्मीर की, वो रैना जी में आपकी तरह। बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत बहुत मिलनसार है। विद्वान व्यक्ति है और बहुत विद्वान है, बहुत काम किए इन्होंने, बहुत काम बहुत किए। एक काम और के। संजय रैना, उन्होंने कश्मीर पर, अभी तो कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई है, उसके पहले वो संजय रैना उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी चर्चित रही है। वो बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। जी जी जी। छोटी डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छे, वो भी अच्छे मित्र हैं। तो ये अब शिबन, मैंने कहा ना, जो उस समय की जो पीढ़ी है ना, वो एक अलग तरह की बातें थी, अपनत्व था। अब कहाँ इतने वर्ष हम गुरुकुल कांड में पढ़ा है हमने, करीब 15 दिन रहे होंगे। तो अब वहाँ से हमारी जो भेंट हुई है, और भी बहुत लोग थे, पर शिबन रैना जी ही जुड़े रहे, क्यों? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। ये जो आत्मीयता है ऐसे नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, भावनाएं, वेवलेंथ एक जैसी। क्या बात है। अच्छा, सदानंद मिश्र जी भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अच्छा, ये लड़कियां छूना चाहती हैं आकाश, इसमें से कुछ कविताएं मतलब शुरू में जो है कुछ पंक्तियां सुनाइए, अच्छा लगेगा। मैं जो वो लंबी कविता है, लड़के छूना आसमान
पर मैं आपको माँ और कविता सुना देता हूँ। जरूर, आपका स्वागत है अशोक जी, बहुत बढ़िया। एक कविता है जिससे मैं जीता हूँ, एक कविता है जिससे माँ जीती है। क्या हमारी बात है। अपनी अपनी कविताएं हैं। मेरी कविता में शब्द हैं, जन्म लेने से पूर्व अंतस के भावों को जीकर आते हैं शब्द, भाव सागर में डूबकर आते हैं शब्द। हम्म। जितना मिट्टियों में भर पाता हूँ, उतने रूप धारण करते हैं शब्द। मेरी कविता बनते हैं शब्द। वाह बहुत वाह। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे अपनी कविताएं। एक कविता माँ के आसपास है, वे उसे जीती है। वाह। माँ माँ की कविता में शब्द नहीं है। माँ की कविता कागजों पर नहीं उतरती, माँ रचती है जिंदा कविताएं। माँ की देह से सर्जित देह उसकी कविताएं हैं। माँ की देह से सर्जित देह उसकी कविताएं हैं। बहुत अच्छी लगती है माँ को अपनी कविताएं। महीनों सहेज कर रखा था माँ ने उन्हें अपनी कोख में। मुस्काई थी माँ उनके संग, खेली थी माँ उनके संग, दुलारती पुचकारती रही माँ अपनी कविताओं को। वाह बुढ़ा वाह। गई है, बुढ़ा गई है अब माँ, तलाशते उसके कांपते हाथ अपनी कविताओं को। न जाने कौन सी हवा ले गई है बहाकर उसकी कविताएं। सुनाता हूँ माँ को अपनी कविताएं। वे अपलक ताकती है, पता नहीं समझ आती हैं या नहीं शब्दों से सर्जित मेरी कविताएं माँ को। वे फेरती है सिर पर हाथ, नहीं कहती कुछ भी, भर लेती है हथेली में मुख, बोलती कुछ नहीं। क्या बात है, भाव क्या बात है। भाव आतुर हो वे कहती है, भावातुर हो बह आती है उसकी आंखों से स्नेह नदी। डूब डूब जाता हूँ उस नदी में। माँ की कविता में शब्द नहीं है, शब्दों की कविताएं नहीं कर पाती स्पर्श माँ की कविताओं का। काश हम माँ सी कविताएं लिख पाते, काश हम माँ सी कविताएं लिख पाते। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। मैं तो निशब्द हूँ, कुछ नहीं कह पाऊंगा आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। और किस तरह से आपने, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सर्वभाषा ट्रस्ट ने एक और फरमाइश की आपसे, संभव हो तो मैं बुद्ध नहीं हो सकता, कविता भी सुनाइए। तो वैसे वहां की तरफ से कौन लिख रहे होंगे ये इस समय अशोक जी? हाँ, केशव मोहन पांडे होंगे। अच्छा, वो केशव मोहन पांडे जी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वो, सर्वभाषा ट्रस्ट की तरफ से भी ये लिख रहे हैं। जी जी। जी जी इनको जी, क्या बात। ये देखिए आपकी ये करीब 40 वर्ष पूर्व की कविता है। और बहुत अभी यंग था, मैं युवा था, तो उस समय बहुत चर्चित रही। पता नहीं, शायद मैंने आकाशवाणी में भी सुनाई हो, मुझे भी याद नहीं आ रहा। याद आ रहा है, याद आ रहा है। मुझे लग जी रहा जी है ऐसा, ज़रूर जी जी सुनाई मैं। जी जी जी। तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनना चाहता, हम्म। मैं राजपुत्र नहीं हूँ, इसलिए गौतम बुद्ध नहीं बन सकता। यद्यपि देखता हूँ प्रतिदिन अस्पतालों के कमरों गलियारों में असंख्य रोगियों को भोगते हुए असहनीय पीड़ाएं। यद्यपि देखता हूँ प्रतिदिन अस्पतालों के रोगियों, असंख्य रोगियों को भोगते हुए असहनीय पीड़ाएं। देखता हूँ झुर्रियों भरी बूढ़ी होती चली जाती, पुत्र पुत्रियों द्वारा उपेक्षित बोझ बनी जर्जर देहें। देखता हूँ मृत्यु का ग्रास बनती नन्ही कलियों युवा कल्पनाओं को। देखता हूँ रोटी के टुकड़े को तरसती भूखी आंखों को। इन सबको देख हो जाता हूँ बहुत उदास। हम्म। सिद्धार्थ भी हुए थे नगर का भ्रमण करते समय, देख कर कष्टों पीड़ाओं को बहुत उदास। मैं तो देखता ही नहीं, भोगता भी हूँ। मैं तो देखता ही नहीं, भोगता भी हूँ अत्यधिक कष्टप्रद पीड़ाओं को। सिद्धार्थ ने तो देखे थे मात्र 4 दृश्य और चल दिए थे युवा पत्नी और नन्हे पुत्र को त्याग गौतम बुद्ध बनने, क्योंकि वे निश्चिंत थे। राजपुत्र जो थे, पिता राजा थे, राजमहल में सुरक्षित थी यशोधरा और राहुल। न अन्न की चिंता थी, न धन की, न लोलुप भेड़ियों से लूटने की। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अशोक जी।
मैं देख कर भोग कर अधिक पीड़ामय प्रसंगों को चाहकर भी नहीं पकड़ सकता जंगल का मार्ग। हम्म। मेरे माता पिता ने बिछाली है वृद्धावस्था के आंगन में चारपाई। मेरी युवा पत्नी के हृदय में है मुझसे अपार प्रेम। मैंने चुकानी है फीसें बच्चों की। इन सबको त्याग निकल तो जाऊं जंगलों में, पाने के लिए आत्मिक शांति, उतारने के लिए अंतर्मन में प्रकाश पुंज। पर किसे सौंप जाऊं वृद्ध माता पिता, युवा पत्नी, नन्हे बच्चे। मुझे मिलती है अपार शांति वृद्ध माता पिता के संग बैठ, बांट कर सुख दुख पत्नी के संग, भर कर किलकारियां बच्चों के संग। शांति की खोज में तलाशना बोधि वृक्ष। शांति की खोज में तलाशना बोधि वृक्ष लगता है व्यर्थ। मेरा हम्म। घर है, मेरा घर ही है मेरा बोधि वृक्ष, मेरा घर ही है मेरा प्रकाश पुंज। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपके लिए एक छोटा सा सवाल आया है। आरिफ जमाल जी की जिज्ञासा है, इस इंटरनेट के दौर में क्या साहित्य पठन पाठन का दौर लौटेगा? उनकी ये मतलब जिज्ञासा है, तो इसको आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? उनकी ये जिज्ञासा शांत करिए। आरिफ जमाल अब तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो गए हैं और उनके मन में इच्छा थी, मेरे ख्याल उन्होंने तब 10वीं पास की थी। वो किसी भी साहित्यकार के बारे में जानते थे, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते थे। वो तभी यंग थे, थोड़ी मुझे भी ढंग से नहीं आई थी तो मेरे पास आ गए एक बार। आप देखिए कि अब इतना छोटे भाई की तरह प्रेम है। मैं उनके संघर्षों को देखा, तो आप देखिए आरिफ जमाल की जो मानसिकता जब तक जीवित रहेगी, हमारी मानसिकता जीवित रहेगी, साहित्य तो मरेगा नहीं। ये अलग बात है कि साहित्य का जो रूप बदल रहा है, पुस्तक का रूप नहीं है तो किसी भी रूप में साहित्य तो जीवित है ना। मैं एक छोटा उल्लेख करूंगा और एक घटना का, जब मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। शिकागो देखते देखते एक जो वहाँ की लेक है, मिशिगन लेक है, वो देखने के लिए दूर चले गए। एक कोई मित्र जो हमारे परिचित थे वो ले गए। तो किनारे पर मैंने देखा दो करीब 80 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होंगी। एक किनारे पर उनने कुर्सी ली हुई है, चेयर पर बैठी है दोनों, और दोनों के हाथ में पुस्तक है। दोनों बस कुछ नहीं कर रही, पुस्तक पढ़ रही है। मैं अभी जो प्रश्न आया ना, तब मेरे मन में आया कि पुस्तक कभी मरेगी नहीं। ये जो पीढ़ी है 80 वर्ष की उम्र में भी उनको उस पुस्तक में आनंद आ रहा है, तो चाहे उसकी संख्या कम हो जाए, पुस्तक का कोई विकल्प नहीं है। इंटरनेट पर आप पढ़ लेंगे। तो अब आपने एक एक कविता पढ़ी, आपका मन किया मैं थोड़ी देर में इसको दूसरी कविता पढ़ेंगे, पुस्तक को आपने रख दिया, निशान लगा दिया वहाँ पर। जब आपको समय मिलेगा आप पढ़ लेंगे। ऐसे उपन्यास है, कहानियाँ हैं। तो ये जो समय की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य जीवित तो रहेगा ही। अब देखिए, वेद व्यास जी से बड़ा तो लेखक कोई हुआ नहीं। महाभारत पूरा लिख दिया, महाभारत पूरा लिख दिया। अब मैंने संक्षिप्त में मैंने महाभारत लिखा है, जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, रामायण भी। अब इतनी कथाएं कि रामायण की तो सरल कथा है, सीधा कहानी है, और वनवास की, रामायण, लड़ाई सब खत्म। महाभारत की एक कथा के साथ दूसरी कथा, दूसरी। तो क्या लोगों ने महाभारत पढ़ना बंद कर दिया है? नहीं किया। जिनकी रुचि है वो आज भी पढ़ रहे हैं। तो इस साहित्य का एक रूप है। अब साहित्य के अलग अलग रूप हो रहे हैं, अलग अलग विधाएं। अब लघु कथा कहाँ थी? हमारे सामने की बात है, ये अशोक और बैठे, हमने इनके घर के पास कई गोष्ठियाँ की। अब देखिए ये केशव मोहन पांडे, इनके ये हमने गुड़गांव में गोष्ठियाँ। ये केशव पांडे की नई पीढ़ी है। वर्मा जी हमारे साथ पुराने हैं, सुभाष इंदिरा, बहुत लोग हैं। तो अब साहित्य का रूप बदलता जाता है, पाठक उसके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। संख्या कम हो जाए वो अलग बात है, बस संवेदनाएं जब तक मनुष्य में मनुष्य है, उसकी संवेदनाएं जीवित रहेंगी, तब तक साहित्य जीवित रहेगा। अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम और है क्या? कविताएं हैं, लघु कथाएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं। अब जिनकी रुचि, पहले देखिए, अब टीवी तो होता नहीं, रेडियो भी नहीं होते थे लोगों के पास। अब देखिए भूतनाथ उपन्यास, गहमरी को देखिए आप, उनका योगदान ऐसा है कि इतनी रोचकता थी
कि लोगों ने हिंदी पढ़नी शुरू की उसको पढ़ने के लिए। एक ग्रुप वहाँ का था। अब आपके पास पेन ड्राइव है, आप लगा दीजिए और आप कहानी सुनिए, कविता इसलिए यूट्यूब पर देखिए उपेंद्र नाथ रैना जी ने किसका इंटरव्यू लिया, अब तुरंत सुन राजेंद्र गौतम जी का आपने इंटरव्यू लिया, मैं सुन रहा था। आप देखिए कि वो एक पीढ़ी है, गौतम जी का भी नाम अभी एकदम स्मरण आया। इतने बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग, इतने मित्र हमारे। वो एक एक विषय में करें तो गोष्ठी इतनी लंबी हो जाएगी। स्नातक जी के यहाँ जाते थे तो हरीश नवल अभी उनकी शुरुआत थी लेखन में। तब बच्चे इनके नवल जी के वो छोटे छोटे बच्चे थे। अब वहाँ की देखो कहाँ से कहाँ तक युग बदल गया, साहित्य वही है। पर अभी ये हुआ कि थोड़े लोगों में अलग तरह के भावनाएं और आ रही हैं, राजनीति आ गई, साहित्य पिछड़ गया। साहित्य मार्गदर्शकता मैंने पहले कहा था, जी जी जी। मार्गदर्शक, और वो हाशिए पर चला गया। एक पीढ़ी थी, जैसे मैंने आपके अक्षय कुमार जैन जी का नाम लिया ना, एक समाचार पत्र से एक लोगों की मानसिकता बनती थी। दैनिक हिंदुस्तान पढ़ने वाले अलग पाठक थे और नवभारत टाइम्स अलग थे। नंदन जी जब आए तो अलग तरह का। तो ये संपादक की फिलॉसफी होती थी जो सीधे पाठकों पर प्रभाव डाल। धर्मयुग था, सारिका आई देखिए आप, पराग आई, पत्रिका ही नहीं, दिनमान नहीं था उस समय देखिए। तो धीरे धीरे युग बदलता रहेगा, स्थितियां बदलती रहेंगी, साहित्य तो रहेगा। इंटरनेट के माध्यम से, मैं तो इंटरनेट को बुरा मानता नहीं, हम भी इंटरनेट के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। ये कहने का युग मतलब यह है कि चाहे किसी के भी माध्यम से आए, बस आएगा, साहित्य लगा जीवित रहना चाहिए और बिल्कुल। लगातार अपने पाठकों तक, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे पुस्तक के माध्यम से, चाहे किसी भी रूप में पहुंच जाना चाहिए, ताकि जी, साहित्य की जो सार्थकता है, उसका जो लक्ष्य और उद्देश्य है, वो जीवित रहे और हमारे पाठकों तक लगातार पहुंचता रहे। अब लगभग हम बातचीत के समापन की ओर आ रहे हैं, लेकिन अभी जी। भी मेरा कार्यक्रम इसलिए पूरा नहीं हुआ। अशोक जी, आपने मेरे से ये प्रॉमिस किया था कि आप एक गीत सुनाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम का समापन आपके एक, अगर आप सस्वर पाठ करेंगे तो और बहुत अच्छा, नहीं तो वो गीत आप सुनाइए हमें उसकी। बहुत ही, अब इस समय हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस गीत की। रैना जी, मैंने आपको कहा था कि मैं ना बोलने की स्थिति में भी नहीं था कुछ दिन पहले, पर अभी देखिए कि एक भाव जागृत हुआ है, आपने कहा, और अ, मुझ में भी शक्ति आ गई है। गाकर तो मैं कम बोलता हूँ, खाली पंजाबी गीत मैं गाता हूँ बस, और मैं गाता नहीं हूँ कुछ भी। दोहे भी अब मैं गाकर नहीं सुनाता। एक बिल्कुल साधारण गांव की का गीत है, अम्मा की चिट्ठी। चिट्ठी अम्मा की है आई, खुशबुएं गांव से है लाई। चिट्ठी पढ़ भाव लगे जगने, तुरंत उसे लग गया पढ़ने। दवा बाबा की लेकर आना, आकर उनसे मिल भी जाना। खांस खास कर जगते रहते, घुटने उनके दुखते रहते। चश्मा उनका हुआ पुराना, डॉक्टर से आंख दिखलाना। कुछ दिन आकर रह भी जाना, चश्मा बनवा कर ही जाना। लेकर आना मफलर टोपी और नई अच्छी सी सोटी। इनको जरूर लेकर आना, देखो कहीं भूल मत जाना। क्या बात बहू है, से क्या बात। डांट बहू से डांट डपट ना करना, उसकी हर बात पर चलना। जब से है इस घर में आई, खुशियां हर घर आंगन में छाई। पोता पोती बड़े प्यारे, हम सबके वे राज दुलारे। बेटे सर्दी उतर है आई, दर्दों को ये संग है लाई। अक्षर आगे बिखर गए हैं, अक्षर आगे बिखर गए हैं। धब्बे से कुछ पड़े हुए हैं, अम्मा शायद रोई होगी। क्या बात अम्मा है, क्या शायद बात। रोई होगी, आंसू थाम न पाई होगी। आंसू टपक गया तब होगा, लिखना बंद कर दिया होगा। चिट्ठी नहीं गांव से आई, ऐसा लगता अम्मा आई। अरे धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत है अशोक जी। लेकिन अब आपने तो मुझे और थोड़ा सा ये कहने के लिए मजबूर किया कि आपने बीच में जिक्र किया था, तो मैं तो पंजाबी में गा सकता हूँ, तो ये पंजाबी में गाना। नहीं, वैसे कि जी मेरी जो
माँ थी और उनकी दोनों मेरी मौसियाँ दोनों बहुत अच्छे गीत गाती थी, बहुत मधुर कंठ था और मैं बहुत यंग था। आपको पता है कि जो रात होती है जब शादियों से पहले, तो उनका साथ देता था मैं। तो अब भी वही, अब तो खैर बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, तीनों नहीं रही। तो उस समय मैं बिल्कुल अभी तक उन्हीं की पंक्तियाँ याद रहती रही अभी तक। तो अब गाकर तो नहीं मैं सुना सकता, चन्ना कित्था गुजारी है रात वे। तो थोड़ा थोड़ा सा गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा बहुत। और आपका आप देखिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए ये अगले अगले कार्यक्रम में मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। मुझे पंक्तियां याद है अभी। मी बसिया हाँ, ते बस दो कणिया, मेरे माहिए ने रख लिया दो जनिया, सुए वजीरे वालिया मैं कहनिया, कर छत्र दी छा में छावे बहनिया। ये पूरी बिल्कुल गाकर मैं गाता था। तो अगली बार थोड़ा सा आपने इतना बुला दिया मुझे इतने दिनों के बाद, तो मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। एक दिन कार्यक्रम रखेंगे ना गाने का। अभी मैं कोई बोलता है तो मैं उनको सुना देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। ये मेरी क्या नानी नानी जी की देन है। वो इसको सुबह गाती थी और बहुत से जो जितने तुलसी के गीत है, भजन है, वो गाती थी। वो उनका प्रभाव पड़ा मुझ पर ये काफ़ी। तो ये मेरा लोकप्रिय भजन है जिससे मैं गाता हूँ। तो ये गाने की क्या बातें अलग हो गई, अब तो क्या साहित्य बात है, की। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वास्थ्य लाभ करें। पिछले दिनों जो बहुत ही आपने जो एक दर्दनाक कहानी सुनाई कि आप बाथरूम में गिर गए थे, आपको बहुत काफ़ी चोट आई थी, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा सावधानी रखें जब भी आप इस तरह का कार्यकलाप करें, क्योंकि इस आयु में थोड़ा से ये समस्या रहती है हर एक के साथ कि उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और हमारे मित्र जो इस बीच में जुड़ गए हमारे साथ, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप, अशोक जी? फेसबुक पर मेरे भी बहुत मित्र हैं और इस कार्यक्रम के साथ जो मेरे माध्यम से और रैना जी के माध्यम से जितने भी साहित्यकार और साहित्य प्रेमी मित्र जुड़े हैं, जो मेरे भी परिचित हैं और आपके भी परिचित हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे सुना, इतनी लंबी बातचीत मैंने बहुत दिनों के बाद की है। इसका सारा श्रेय रैना जी को जाता है। दूसरे, आपने इतना समय दिया, आप सबने जो सुना मुझे, यदि कहीं भी थोड़ा सा भी मेरी बातों को आपने अपने मन में उतारा और लेखन की ओर कहीं आपको प्रेरणा मिलेगी, तो ये आज की मेरी चर्चा सार्थक हो जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साहित्य सदैव जीवित रहेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, रचनाएं होती रहेंगी किसी न किसी नए रूपों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छा, रैना जी। अच्छा, ये मित्रों ने जो कमेंट्स किए हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत समय मिलेगा और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो देख लीजिएगा कि आप उन पर अपनी अगर उन कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे तो आप दे दीजिएगा। तो मैं पर जी, आऊँगा अवश्य और सबका धन्यवाद। उनकी उनके जितने भी टिप्पणियाँ हैं, उन सब का स्वयं मैं धन्यवाद करूँगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने लोग जुड़े और उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ भी दी हैं। मैं अवश्य धन्यवाद दूँगा उनको व्यक्तिगत रूप से। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और गर्मी तो बहुत तेज होती जा रही है आजकल, आज तो पारा भी बहुत ऊपर गया है, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार 1.25 घंटा, 1 घंटा 13-14 मिनट हो गए लगातार अच्छा, जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहुत सारे मित्र अभी भी 10-15 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं भी उनको अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और लगातार हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए इसी तरह से। और अशोक जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रैना जी, नमस्कार। आप साहित्य के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। साहित्य संवाद में अलग अलग प्रतिभाओं को लाना, अलग अलग साहित्यकारों को लाना, ये वही आकाशवाणी का आपका है ना, ये अनुभव। वही काम आप फिर आपने शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, नमस्कार अशोक जी, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज के हमारे विशेष अतिथि थे वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक लव, जिनसे हमने उनके साहित्य के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में और उनकी साहित्यिक यात्रा के में बहुत ही एक अनौपचारिक बातचीत की, खुलकर बातचीत की और बहुत सारी ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें उन्होंने हमारे इस मंच पर साझा की यहाँ पर, जो बहुत अच्छी लगी हमको, बहुत ही प्रसन्नता हुई हमको। मैं अब अपने मित्रों से आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।